हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, थंबनेल को देख करके आपको पता लग चुका होगा कि इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 5 डेरिवेशंस ड्राइव करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि इन 5 डेरिवेशंस में से 2 डेरिवेशंस आपको एग्जाम में मिल जाएंगे और एक डेरिवेशन 10 मार्क्स में आता है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि इस वीडियो लेक्चर से आपको 20 मार्क्स मिलने वाले हैं। कितने मार्क्स मिलने वाले हैं? 20 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो कौन कौन से डेरिवेशंस हैं? ये 5 डेरिवेशंस जो हैं, फर्स्ट वन इज E इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू और दूसरा डेरिवेशन होगा E इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू। जब ये दो डेरिवेशन आप ड्राइव कर लेते हो तो इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम तीसरा जो रिलेशन है वो हमको मिल जाता है, यानी कि E इज इक्वल टू 9kg अपॉन 3k प्लस g। यहाँ पर जो E होता है बच्चों, दैट इज यंग्स मॉडुलस, दैट इज ऑल्सो नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और यहाँ पर जो G होता है दैट इज शेयर मॉडुलस, इट इज ऑल्सो नोन एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। K होता है यहाँ पर बल्क मॉडुलस और म्यू होता है यहाँ पर पॉइजन रेशियो। ठीक है, तो ये 3 डेरिवेशंस आपको यहाँ से मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो 4th डेरिवेशन है, यहाँ पर आपसे पूछता है रिलेशन बिटवीन लोड इंटेंसिटी एंड शेयर फोर्स, और दूसरा रिलेशन यहाँ पर होता है द रिलेशन बिटवीन शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। 5th डेरिवेशन है लास्ट वन, यू नो दैट इज बर्नौली इक्वेशन। ये एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस होती है। P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस Z1 इक्वल टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस Z2। तो ये 5 डेरिवेशंस हैं जो हम आज इस वीडियो लेक्चर में ड्राइव करने वाले हैं। वीडियो लेक्चर्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहला जो डेरिवेशन है वो है आपका, प्रूफ करना है आपको E इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू। जैसा मैंने आपको बताया था अभी, जो E होता है वो होता है यंग्स मॉडुलस, K होता है बल्क मॉडुलस, म्यू होता है यहाँ पर पॉइजन रेशियो। इस डेरिवेशन को ड्राइव करना है आपने, तो इसके लिए आपने क्यूबिकल एलिमेंट कंसीडर करना होगा। तो कंसीडर अ क्यूबिकल एलिमेंट एंड विच इज सब्जेक्टेड टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस सिग्मा। यहाँ पर एक स्ट्रेस लगी हुई है, क्या? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस सिग्मा, एंड एक्टिंग साइमल्टेनियसली अलोंग अ म्यूचुअली परपेंडिकुलर इन x, y एंड z डायरेक्शन। सो लेट अस कंसीडर अ क्यूबिकल एलिमेंट। एक क्यूबिकल एलिमेंट यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे लाइक दिस, इस तरह से। अब यहाँ पर जो स्ट्रेसेस हैं वो हैं x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में, और तीनों डायरेक्शन कैसी होती है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। तो डायरेक्शन भी यहाँ पर हम शो करेंगे। यहाँ पर आप डायरेक्शन शो कर दीजिए लाइक दिस। ये होगी आपकी क्या? x डायरेक्शन। दिस इज योर x डायरेक्शन एंड दिस इज y डायरेक्शन एंड दिस इज योर z डायरेक्शन, राइट? ये कौन सी डायरेक्शन होगी? z डायरेक्शन। अब यहाँ पर जो स्ट्रेसेस होंगी, मान लीजिए x डायरेक्शन में जो स्ट्रेस है दैट इज सिग्मा x। सिग्मा x इज द स्ट्रेस इन x डायरेक्शन। सिमिलरली इन y डायरेक्शन स्ट्रेस इज सिग्मा y, और z डायरेक्शन में जो स्ट्रेस होगी दैट इज सिग्मा z। ओके, अब क्या करना है? नेक्स्ट आपको लिखना है यहाँ पर स्ट्रेन इन x डायरेक्शन। लिखूंगा यहाँ पर मैं स्ट्रेन इन x डायरेक्शन। ठीक है, इसको हम लिखेंगे एप्सिलॉन x से। एप्सिलॉन x का मतलब है स्ट्रेन इन x डायरेक्शन। ठीक है, स्ट्रेन इन x डायरेक्शन। कैसे हम इसको लिखते हैं? देखो, यहां पर जो x डायरेक्शन में स्ट्रेन होगी वो सिग्मा x की वजह से होगी, सिग्मा y की वजह से भी होगी और सिग्मा z की वजह से भी होगी। क्योंकि हम स्ट्रेन को लिख रहे हैं x डायरेक्शन में, तो सिग्मा x की वजह से जो स्ट्रेन होगी वो होगी सिग्मा x अपॉन E। ये आपको पता है ना, सिग्मा अपॉन E कहां से आता है स्ट्रेन? आप लोगों ने पढ़ रखा है ना, हुक्स लॉ यूनिट 1 का जो 1 शॉर्ट वीडियो उसमें पढ़ा होगा आपने कि जो नॉर्मल स्ट्रेस होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल स्ट्रेन विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट। जब यहाँ पर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करते हैं तो क्या रहता है? यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है कैपिटल E, जिसको हम यंग्स मॉडुलस बोलते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे तो स्ट्रेन कितना आता है हमारे पास? स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, यानी कि सिग्मा क्या, स्ट्रेन क्या हो गया? एप्सिलॉन इक्वल टू सिग्मा अपॉन E। तो यहीं से आता है आपका सिग्मा अपॉन E। लेकिन अब ध्यान दीजिए, ये जो हमने स्ट्रेन लिखी है ना बच्चों अभी, सिग्मा x अपॉन E, ये सिग्मा x की वजह से स्ट्रेन है x डायरेक्शन में, x सिग्मा x की वजह से। सिग्मा y की वजह से क्या होगी स्ट्रेन? वो होगी म्यू इंटू सिग्मा y अपॉन E। सिमिलरली z, सिग्मा z की वजह से, सिग्मा z की वजह से x डायरेक्शन में कितनी स्ट्रेन होगी? माइनस के म्यू सिग्मा z अपॉन E। तो ध्यान दो, यहां पर हमने यहां पर सिग्मा x अपॉन E लिखा, यहां म्यू से मल्टीप्लाई नहीं करी, क्योंकि सिग्मा x अपॉन E x डायरेक्शन में स्ट्रेन है
और सिग्मा वाई अपॉन ई, सिग्मा जेड अपॉन ई इसको हमने म्यू से मल्टीप्लाई करके लिखा है, क्योंकि सिग्मा, देखो सिग्मा वाई और सिग्मा जेड जो है वो एक्स के लिए लेटरल हैं। क्या है? एक्स के लिए लेटरल है। आप लोगों ने एक पढ़ा होगा पॉइजन रेशियो म्यू। क्या होता है पॉइजन रेशियो म्यू? ये होता है आपका लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यहां से आप देखेंगे तो जो लेटरल स्ट्रेन है बच्चों वो कितना हो जाएगा? म्यू टाइम्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना होता है? सिग्मा अपॉन ई, तो म्यू सिग्मा अपॉन ई। तो क्या आ जाएगा यहां से आपका? लेटरल स्ट्रेन, है ना। क्या आ गया आपका? लेटरल स्ट्रेन इक्वल टू म्यू इंटू सिग्मा अपॉन ई। क्योंकि एक्स डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में हम स्ट्रेन लिख रहे हैं, तो एक्स डायरेक्शन के लिए जो वाई डायरेक्शन होती है और जेड डायरेक्शन होती है ये परपेंडिकुलर होती है, यानी कि ये लेटरल डायरेक्शन होती है। इसी तरह से जब आप y के लिए लिखेंगे तो y के लिए x और z क्या हो जाएंगी? लेटरल हो जाएंगी, और z डायरेक्शन के लिए आपकी जो है y और x और y जो है वो क्या हो जाएंगी? लेटरल हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर स्ट्रेन लिख सकते हैं x डायरेक्शन में, दैट इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा y अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा z अपॉन ई। अब क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होगी? हर डायरेक्शन में सेम होगी, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा x इज इक्वल टू सिग्मा y इज इक्वल टू सिग्मा z। सिग्मा x इक्वल टू सिग्मा y इज इक्वल टू सिग्मा z, और वो किसके बराबर हमने मान रखा है? सिग्मा के बराबर मान रखा है, दैट इज इक्वल टू सिग्मा। तो यहाँ पर इस पूरी इक्वेशन में सिग्मा x सिग्मा y सिग्मा z को हम सिग्मा के बराबर लिखेंगे, तो यहाँ से हमको मिल जाएगी क्या? स्ट्रेन इन x डायरेक्शन, दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा अपॉन ई। अच्छा, ये माइनस क्यों है? अगर आपके मन में ये सवाल आता है माइनस क्यों है, यहाँ पर ये माइनस है और ये क्या है? प्लस था। तो क्योंकि जिस डायरेक्शन में हम स्ट्रेन लिख रहे हैं वो तो प्लस रहेगा, और बाकी जो लेटरल वाली होती हैं, जो परपेंडिकुलर वाली होती हैं, वो क्या हो जाएगा? माइनस। मतलब एक्स डायरेक्शन तो क्या रहेगी? इलोंगेट होगी। ठीक है, इलोंगेट होगी, और जो दूसरी डायरेक्शंस हैं y और z में क्या होगी? वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, है ना। तो एक में क्या होगा? यहाँ पर टेंसाइल होगा, और दूसरे में क्या होगा? कंप्रेसिव नेचर की स्ट्रेन होगी। इसलिए यहाँ पर सिग्मा x अपॉन ई को प्लस लिखा है और बाकी दो हैं उनको माइनस लिखा है। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से सिग्मा क्या कॉमन आ जाएगा? यहाँ से सिग्मा अपॉन ई, तो सिग्मा अपॉन ई कॉमन लिख लीजिए, तो हो जाएगा 1 माइनस के म्यू। तो यहाँ से एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू आ जाएगी बच्चों सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस के 2 म्यू। तो ये तो बच्चों आ गई स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, है ना। दिस इज द स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। क्या हम सिमिलरली स्ट्रेन लिख सकते हैं वाई डायरेक्शन में? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन। तो इस बार वाई क्या हो जाएगी? लॉन्गिट्यूडनल, है ना। तो एप्सिलॉन वाई इज इक्वल टू, तो सिग्मा वाई की वजह से क्या आ जाएगी? सिग्मा वाई की वजह से स्ट्रेन होगी सिग्मा वाई अपॉन ई होगी, माइनस अब एक्स और जेड यहां पर क्या हो जाएंगी? लेटरल, तो माइनस के साथ आएगा म्यू के साथ। ठीक है, तो म्यू इंटू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस के म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। जैसे यहां पर क्या आया था बच्चों? यहां पर क्या आया था? ये एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन लिखी तो सिग्मा एक्स अपॉन ई आया था, बाकी वाई जेड के लिए म्यू के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस हो गया था। लेकिन यहां पर हम क्या लिख रहे हैं? ये हम वाई डायरेक्शन में लिख रहे हैं, तो यहां पर सिग्मा वाई अपॉन ई आ जाएगा, बाकी एक्स जेड के लिए क्या आ जाएगा? म्यू के साथ माइनस में आ जाएगी वैल्यू। अब सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड क्या है? बराबर है, तो यहां से भी क्या मिल जाएगा आपको? सिग्मा अपॉन ई माइनस के म्यू सिग्मा अपॉन ई माइनस के म्यू सिग्मा अपॉन ई। ठीक है, तो यहां से आप जब कॉमन ले लेंगे सिग्मा अपॉन ई को, तो आपको अंदर मिल जाएगी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस के 2 म्यू। तो ये होगी बच्चों स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन। सिमिलरली आप लिखेंगे स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। पहले एक्स में लिखा, फिर वाई में लिखा, फिर जेड में लिखेंगे। बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर मैंने लिखा स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन एप्सिलॉन जेड। तो इस बार क्या आ जाएगा? यहाँ पर सिग्मा जेड अपॉन ई आ जाएगा, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई क्या आ जाएंगे? लेटरल हो जाएंगे इस बार। तो माइनस के म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस के म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई। फिर से आप क्या करेंगे? सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड क्या है? सिग्मा के बराबर है, तो एप्सिलॉन जेड हो जाएगा आपके पास सिग्मा अपॉन ई, तो 1 माइनस के 2 म्यू। फिर से वही इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। तो अभी आपके पास सिग्मा एक्स की वैल्यू मिल गई बच्चों, आपको सिग्मा एक्स की वैल्यू मिल गई, आपको सिग्मा वाई की वैल्यू मिल गई, आपको सिग्मा जेड की वैल्यू मिल गई आपको, और ये तीनों क्या है? बराबर आई हैं, है ना। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड बराबर थे, इसलिए यहाँ पर एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई एप्सिलॉन जेड बराबर हैं। अब हम लिख सकते हैं यहाँ से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब हम लिखेंगे यहाँ पर
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम लिखते हैं एप्सिलॉन वी से। एप्सिलॉन वी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको हम ऐड कर देंगे एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई और एप्सिलॉन जेड। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपको मिल जाएगी बच्चे, कितना आया था आपका एप्सिलॉन एक्स सिग्मा अपॉन ई, सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस के 2 म्यू, सिग्मा वाई भी इतना ही था, एप्सिलॉन वाई भी इतना ही था सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस के 2 म्यू, और ये भी इतना ही आपका सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस के 2 म्यू। तो यहां से आपको मिल जाएगा क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, एंड दैट विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस के 2 म्यू। ये आपको मिल गया क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मिल गया। क्या मिल गया आपको यहां से, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मिल गया। और आप सभी जानते हैं कि बल्क मॉडुलस क्या होता है। वी नो दैट के क्या होता है यहाँ पर, बल्क मॉडुलस होता है। क्या होता है, बल्क मॉडुलस होता है, क्योंकि हमारा जो डेरिवेशन है वो ई के और म्यू में हमको रिलेशन डेवलप करना था यहाँ पे। तो के के बारे में आप क्या जानते हो, बल्क मॉडुलस, दैट इज इक्वल टू सिग्मा वी, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये पूरी दुनिया जानती है, बोलो यस और नो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ऑन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है बच्चों, दैट इज इक्वल टू, यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो के जो है वो कितना हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कितना है, सिग्मा, हमने पहले मान रखा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कितना है, सिग्मा, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू यहां से आप पुट कर दीजिए, दैट इज इक्वल टू 3 सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस के 2 म्यू। ठीक है, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएगा, बोलो यस और नो। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल ई इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ के 1 माइनस के 2 म्यू। ठीक है, तो यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, यही आपको क्या करना था बच्चे, प्रूफ करना था। तो बहुत ही आसान तरीके से, बहुत सिंपली तरीके से आपने इसको डेरिवेशन को ड्राइव कर लिया। तो ई इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ के 1 माइनस 2 म्यू, ये डेरिवेशन आप ड्राइव कर चुके हैं। ठीक है, तो इसके लिए करना क्या था आपको, एक सिंपल सा एक क्यूबिकल एलिमेंट यहां पर कंसीडर करना था, एक्स वाई जेड डायरेक्शन, यहां पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हैं, और सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड आपने स्ट्रेसेस मान ली एक्स वाई जेड डायरेक्शन में। सबसे पहले आपने स्ट्रेन निकाला एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड बराबर रहेंगे। इसी तरह से आपने एप्सिलॉन वाई की वैल्यू निकाल ली, एप्सिलॉन जेड की वैल्यू निकाल ली, यानी कि एक्स वाई जेड डायरेक्शन में आपने स्ट्रेन निकाल ली और उनको आपने ऐड कर दिया, तो आपको मिल गई यहां से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो बल्क मॉडुलस होता है वो होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो यहां से सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको ये डेरिवेशन यहां पर मिल जाएगा। दूसरा डेरिवेशन ड्राइव करते हैं, प्रूफ करना है आपको, कैपिटल E इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ G 1 प्लस म्यू। यहां पर आपको E, G और म्यू में रिलेशन आपको स्टैब्लिश करना है, राइट। तो इसके लिए भी क्या करना है, आपको एक क्यूबिकल एलिमेंट कंसीडर करना होगा। पहले लेट अस कंसीडर अ क्यूबिकल एलिमेंट A B C D विच इज फिक्स्ड एट द बॉटम फेस। तो एक आपने यहां पर क्यूबिकल एलिमेंट कंसीडर करेंगे लाइक दिस, ओके। इस तरह से एक बेहतरीन सा डायग्राम आप बनाने की कोशिश करेंगे। इसको हमने बोला पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, दिस पॉइंट इज C एंड दिस पॉइंट इज D। और ये जो ABCD आपने क्यूबिकल एलिमेंट कंसिडर किया है, इसको हमने बॉटम फेस से क्या करना है, फिक्स करना है। तो यहां पर मैंने इसको कर दिया फिक्स। AB वाला ये जो फेस है, AB फेस बॉटम वाला, इसको आपने क्या करना है, फिक्स कर देना है। अब यहां पर आप देख रहे हैं डायगोनल है, दिस डायगोनल इज AC, ये एक डायगोनल है AC और ये दूसरा डायगोनल है इसका BD। ठीक है, ये दो डायगोनल हो गए इसके क्यूबिकल एलिमेंट के। नाउ अब क्योंकि यहां पर E, G और म्यू में रिलेशन डेवलप करना है आपको, तो G आपको पता है क्या होता है, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। अब जो शियर स्ट्रेस होती है किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, टेंजेंशियल फोर्स की वजह से, है ना। जैसे नॉर्मल फोर्स की वजह से नॉर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है, तो टेंजेंशियल फोर्स की वजह से टेंजेंशियल स्ट्रेस शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है। तो यहां पर जो फोर्स लगेगा वो कौन से फोर्स की हम बात करेंगे, टेंजेंशियल फोर्स की यहां पर हम बात करने वाले हैं। तो यहां पर आपने ऊपर वाला जो फेस है इस पर आपने क्या करा, एक टेंजेंशियल फोर्स लगाया। कौन सा फोर्स लगाया आपने, टेंजेंशियल फोर्स लगाया, ठीक है। अब इस टेंजेंशियल फोर्स की वजह से यहां पर शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी। इस तरह से आप दिखा सकते हैं, शियर स्ट्रेस को हम लिखते हैं टाउ से। अगर ऊपर वाले फेस पर ये राइट हैंड साइड की तरफ है, तो यहां पर क्या लगेगी, ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लगेगी टाउ। इस तरह से आप ये डायग्राम बना सकते हैं।
इक्विलिब्रियम में आपको रखना है तो इधर भी क्या होगी, एक स्ट्रेस लगेगी, क्योंकि ये जो ऊपर वाला टाउ है और नीचे वाला टाउ है ये क्या बनाएंगे, एक क्लॉकवाइज कपल बनाएंगे। स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखना है तो क्या होगा, इसको काउंटर करने के लिए एक एंटी क्लॉकवाइज कपल भी यहाँ पर लगता है इस तरह से, और इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, टाउ होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, टाउ होगा, तभी ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में रह पाएगी। अब जैसे ही आप इसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगाओगे, जैसे ही आप इस ऊपर वाले फेस पर आपने टेंजेंशियल फोर्स लगाया तो क्या होगा, ये बॉडी डिस्टॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि निचले वाला जो इसका बॉटम फेस है, एबी वाला जो फेस है वो क्या है, फिक्स है। तो फाइनल शेप कुछ आपको इस तरह की दिखाई देगी, क्योंकि क्या हो जाएगी, ये ब्लॉक आपका क्या हो जाएगा बच्चे, डिस्टॉर्ट हो जाएगा, और फाइनल शेप कुछ इस तरह की नजर आएगी आपको, कुछ इस तरह की ये शेप नजर आएगी। तो मैं जूम करके बना रहा हूं यहां पर इस डायग्राम को, लाइक दिस, इस तरह की शेप आपको नजर आएगी, लाइक दिस। ठीक है, तो यानी कि जो पॉइंट सी था, अभी कितना पॉइंट हो गया, वो सी डैश हो गया है, और पॉइंट डी कितना हो गया है, पॉइंट डी डैश बन चुका है। और ये एंगल जितना भी बना होगा इसको हम बोलेंगे एंगल फाई, एंड दिस एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटा सा एंगल होगा फाई। अब आप ध्यान से जरा ऑब्जर्व कीजिए, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, इस डायग्राम को अगर आपने समझ लिया तो डेरिवेशन में कुछ नहीं है, बहुत आसान सा डेरिवेशन है। पहले ब्लॉक जो क्यूबिकल एलिमेंट कितना था, वो हमारा ए बी सी डी था। जैसे ही हमने इसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगाया एफ, तो बॉडी डिस्टॉर्ट हो गई, ये ब्लॉक डिस्टॉर्ट हो गया। पहले डायगोनल कितना था इसका, ए सी था, पहले डायगोनल कितना था इसका, ए सी था, अभी इसका डायगोनल हो चुका है ए सी डैश। बताओ ये और नो, ये मैं बना रहा हूं यहां पर येलो कलर से, इसका फाइनल डायगोनल की लेंथ कितनी हो चुकी है, ए सी डैश। पहले कितना था, ए सी था, पहले कितना डायगोनल था ये ए सी, अभी कितना हो चुका है, ए सी डैश। और आप देख पा रहे हो यहां पर कि ए सी डैश की वैल्यू क्या हो चुकी है, ए सी से ज्यादा हो चुकी है। और फाइनली जो पहले डायगोनल था बी डी, पहले कितना डायगोनल था दूसरे वाला, बी डी, अभी कितना हो चुका है ये, बी डी डैश। तो ये हो चुका है इसका दूसरा डायगोनल, दैट इज बी डी डैश। आप जरा ध्यान से देखो, AC जो डायगोनल था उसकी लेंथ तो इंक्रीज हो गई है, लेकिन जो BD वाला डायगोनल था उसकी लेंथ क्या हो गई है बच्चों, डिक्रीज हो गई है। BD डैश की वैल्यू क्या हो गई है, BD से कम हो गई है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ऑब्जर्वेशन है, ध्यान रखने हैं, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, AC की लेंथ, डायगोनल AC की लेंथ इंक्रीज हो गई है, और डायगोनल BD की लेंथ जो है वो डिक्रीज हो गई है। इसका मतलब ये है कि जो AC वाला डायगोनल है इसमें टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हुई होगी, क्योंकि इसकी लेंथ बढ़ती है। लेंथ कब बढ़ेगी, जब टेंसाइल फोर्स होंगे, टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी। और लेंथ कब डिक्रीज होती है, कॉन्ट्रैक्ट कब होती है, जब उस पर कंप्रेसिव फोर्स होंगे। तो आगे जाकर के इसका मैं आपको यूज बताऊंगा कैसे करना है। तो ये डायग्राम आपका बन गया। अब आपने क्या करना है बच्चों, यहां पर लिखना है आपको स्ट्रेन इन डायगोनल AC। मैं लिख देता हूं यहां पे, बहुत ध्यान से समझेंगे इसको। लिखेंगे यहां पर हम लोग स्ट्रेन इन डायगोनल AC। कौन सी स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लिखूंगा मैं यहां पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन डायगोनल AC, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन डायगोनल AC। जो AC डायगोनल है इसमें आपको स्ट्रेन लिखनी है। ठीक है, तो अब मुझे बता सकते हो कितनी हो जाएगी स्ट्रेन। आप सभी जानते हैं स्ट्रेन क्या होती है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी कि चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो यहां पर हम डायगोनल की बात कर रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन डायगोनल AC अपॉन ओरिजिनल डायगोनल। तो बताओ जरा चेंज कितना आया डायगोनल AC में, AC डैश माइनस AC, बोलो यस और नो, AC डैश माइनस AC। भाई फाइनल लेंथ कितनी होगी इसकी डायगोनल की, AC डैश, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी डायगोनल की, AC। तो ये हो गया चेंज इन डायगोनल अपॉन ओरिजिनल डायगोनल कितना था, कितनी लेंथ थी इसकी, AC। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये हमने क्या करा, सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू लिखी है इन डायगोनल AC। अब क्या करना है आपको, ध्यान से समझना कि ये जो पॉइंट C है आपका, पॉइंट C है, इस पॉइंट C से आपको एक परपेंडिकुलर डालना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ऑन डायगोनल AC डैश। तो डायगोनल AC डैश को देखो जरा, और इस डायगोनल AC डैश पर आपने क्या करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, और ये पॉइंट मिल गया आपको क्या, E। जब आपने पॉइंट C से डायगोनल AC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो आपको मिला क्या, पॉइंट E, और ये एंगल कितना बन गया आपका, 90 डिग्री। अब आगे चलते हैं इसमें।
अब जरा मुझे सोच करके बताओ, ये जो लेंथ है बच्चे, यहाँ पर ध्यान समझना, ये जो लेंथ आप देख पा रहे हैं, लेट मी चेंज द कलर, ओके, यहाँ पर अभी AC डैश की वैल्यू आप देखो जरा, क्या मैं AC डैश को AE के बराबर लिख सकता हूं? बोलो यस और नो। डायग्राम में आप देखो, डायग्राम में आप ध्यान से देखो, ये जो जैसे ही मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया C से AC डैश पर, तो मेरे को पॉइंट E मिला, तो यहां पर AC और AE बराबर हो जाएंगे। बोलो यस और नो। AC और AE क्या हो जाएंगे? यहां पर बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर जब AC और AE बराबर हैं, तो इस इक्वेशन में मैं AC को क्या लिख सकता हूं? AE लिख सकता हूं। तो यहां पर जो स्ट्रेन आ जाएगी वो हो जाएगी AC डैश माइनस AE अपॉन AC। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप मुझे बताओ जरा, AC डैश माइनस AE, पूरा देखो यहां पर डायगोनल, AC डैश में से AE को जब माइनस करोगे, इसमें से जब AC डैश में से आपने क्या करना है, AC डैश में से AE को माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा ये? दैट इज इक्वल टू EC डैश। डायग्राम से पता लग जाएगा आपको। डायग्राम में देखो जरा, ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं यहाँ पे, ये वाला जो पोर्शन है, दिस वन, यस और नो, ये क्या मिल गया आपको? EC डैश की वैल्यू मिल गई। और ये EC डैश किसके बराबर है? AC डैश माइनस AE। तो यहां पर मेरे को क्या करना है, इसको AC डैश माइनस AE को मेरे को EC डैश लिखना है। तो यहां पर मैं लिख पाऊंगा इसको, दैट इज EC डैश अपॉन AC। नीचे क्या चल रहा था? AC। तो AC डैश माइनस AE को मैंने EC डैश लिख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि स्पीड कम हो रही है, तो यूट्यूब में आपको ऑप्शन मिलता है 3 डॉट पे जाकर के आप इसको हाई स्पीड पर प्ले कर सकते हो। ठीक है, मैं तो हर एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इस डेरिवेशन में बच्चों को कई कंफ्यूजन रहते हैं। ठीक है, चलिए, तो स्लो मैनर में पढ़ाने की कोशिश करूंगा आपको इस डेरिवेशन को। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पर बच्चे? डायगोनल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ गया इन डायगोनल AC, जो कि किसके बराबर आ चुका है? EC डैश अपॉन AC के बराबर आ चुका है। अब कुछ नहीं करना है ना आपने, यहां पर जरा ट्रायंगल पे फोकस करो, एक ट्रायंगल पे फोकस करो। इन ट्रायंगल, यहां लिख रहा हूं मैं इसको दूसरे कलर से, राइट, ब्लू कलर यहां पर मैं ले रहा हूं। ट्रायंगल पे फोकस करो, राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल यूज करना है आपको, EC डैश, राइट एंगल ट्रायंगल पर जरा फोकस करो। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। अच्छा, ये एंगल बताना जरा कितना हो जाएगा, क्योंकि ये जो CC डैश की वैल्यू है ना बच्चों, CC डैश की वैल्यू बहुत ही छोटी है, इट इज वेरी स्मॉल, इट इज वेरी स्मॉल। जब ये CC डैश की वैल्यू बहुत कम होगी, तो ये वाला जो एंगल है जो मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, ये एंगल इसके बराबर होगा, और ये कितना होगा? 45 डिग्री। तो राइट एंगल ट्रायंगल ECC डैश में मैं cos 45 यूज करूंगा, यहां पे लिख देता हूं, दिस एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो cos 45 कितना हो जाएगा? cos क्या होता है? दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। भाई 90 डिग्री जो एंगल है, इसके सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनियस। और ये वाला ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा EC डैश, हो जाएगा इस ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का बेस। तो यहां पर लिख सकते हैं EC डैश अपॉन CC डैश। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। तो यहां से आप लिख सकते हैं बच्चों, EC डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जरा बताना मुझे। यहां से EC डैश की वैल्यू, क्या आप मुझे बता सकते हैं EC डैश की वैल्यू? क्या CC डैश √2 आ रही है? बोलो यस और नो। EC डैश की वैल्यू यहां से मिल गई आपको CC डैश अपॉन 2। ठीक है, अब एक और ट्रायंगल आपको यूज करना है ना, काम खत्म हो जाएगा आपका। एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, फोकस कीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल, ये रहा आपका A, ये रहा आपका B, ये रहा आपका C। तो ये बन गया क्या आपका? 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस। और बेस क्या हो जाएगा इसका? BC। क्या हो जाएगा इसका? बेस BC। और ये एंगल कितना रहने वाला है? अभी भी आपका 45 डिग्री है ना। दिस एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा बच्चों? 45 डिग्री। तो cos 45 इसमें लगा दीजिए जरा, cos 45 डिग्री आप इसमें भी लगा दीजिए। तो ये एंगल है कितना आपका? cos 45 है। तो cos 45 अगर ये एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा इसके लिए? BC क्या हो जाएगा इसके लिए? बेस हो जाएगा। BC इज द बेस एंड AC इज द हाइपोटेनियस। तो BC अपॉन AC, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। BC अपॉन AC। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है पता है आपको? 1/√2। तो ये हो गया BC अपॉन AC। तो यहां से आप मुझे एक बात बताओ जरा, AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां से AC की वैल्यू आ जाएगी √2 BC। बताओ, हमने दो ट्रायंगल यूज करे, एक तो छोटू वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ऊपर ECC डैश, cos 45 लगाया उसमें, तो यहां से हमको मिला
EC डैश इज इक्वल टू CC डैश बाई 2। उसके बाद हमने राइट एंगल ट्रायंगल यूज किया ABC, इसमें भी हमने cos 45 लगाया तो हमको मिला AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टू BC। अब यहां पर आप देखो जरा, वापस आओ, हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आई थी डायगोनल AC में, तो ये क्या यहां पर क्या था बच्चे, EC था, EC डैश था और AC था। तो EC डैश की वैल्यू यहां से आप यहां पर रखेंगे, EC डैश की वैल्यू, और AC की वैल्यू यहां से आप यहां पर रखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दो राइट एंगल ट्रायंगल यूज किए, EC डैश निकाला, AC निकाला cos 45 यूज करके, और आपको AC और EC डैश की वैल्यू यहां पर आपको रख देनी है। तो आपको जो वैल्यू मिलने वाली है डायगोनल के अंदर, AC डायगोनल के अंदर जो स्ट्रेन आएगी वो कितनी आ जाएगी, जरा लिखो। EC डैश की वैल्यू कितनी है, CC डैश बाई रूट 2, और AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू आ गई आपकी स्क्वायर रूट टू BC, स्क्वायर रूट टू BC, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं इसको 1/2 इंटू CC डैश अपॉन BC, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डायगोनल AC में ये आ गई आपकी क्या, स्ट्रेन आ गई है ना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन डायगोनल AC किसके बराबर आ गया है, 1/2 CC डैश अपॉन BC। ठीक है, अब आपको CC डैश अपॉन BC की वैल्यू लिखनी है। एक और ट्रायंगल आप यहां पर यूज करेंगे और आपका काम बन जाएगा। ठीक है, बहुत ही, अब बस आपको कुछ नहीं करना है, ट्रिग्नोमेट्री तो यूज कर रहे हो आप लोग, है ना, ट्रिग्नोमेट्री आप यूज कर रहे हो, तो ये इसको मैं रफ कर देता हूं। और अब आप एक राइट एंगल ट्रायंगल यूज करेंगे, कौन सा, ट्रायंगल BCC डैश। तो ये एंगल कितना है बच्चों, दिस एंगल इज 5, ये हो गया आपका 90 डिग्री परपेंडिकुलर यहां पर। ओके, तो इसके लिए आप यहां पर आपने tan फाई यूज करना है ना। tan फाई क्या होता है, tan कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो BCC डैश के लिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, CC डैश, और बेस कितना हो गया इसका, BC। तो यहां पर आप CC डैश अपॉन BC को क्या लिख सकते हो, tan फाई लिख सकते हो। तो यहां पर ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए CC डैश अपॉन BC की, तो ये हो जाएगा आपका tan फाई बाई 2। तो ये क्या आ गया आपका, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन डायगोनल AC। अब यहां पर जो फाई है दैट इज वेरी स्मॉल, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल। फाई की वैल्यू जब स्मॉल होती है तो हम साइन थीटा को, टेन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, टेन फाई को फाई लिख सकते हैं, बिकॉज फाई इज वेरी वेरी स्मॉल। तो यहां पर हो जाएगा क्या, 5/2। तो 5/2 क्या आ गया फाइनली, 5/2 जो है वो आ गया हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन डायगोनल AC, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या हो गया हमारा 5/2। और हम सभी जानते हैं जो शेयर मॉडुलस होता है G, दैट इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, टाउ अपॉन फाई। तो यहां से हम फाई को क्या लिख सकते हैं, फाई को लिख सकते हैं टाउ अपॉन G। अब यहां पर फाई की वैल्यू आप यहां पर रख दीजिए टाउ अपॉन G, तो हमारे को मिल जाएगी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन डायगोनल AC, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, टाउ अपॉन 2G। मान लीजिए ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लीजिए ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। क्या है ये, मैं लिख देता हूं फिर से, यहां पर कॉपी कर देता हूं। ये आ गई हमारी किसकी वैल्यू, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन डायगोनल AC। ये आ गई हमारे पास, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन डायगोनल AC, इन डायगोनल AC। इन डायगोनल AC क्या होगी हमारे पास, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ गई है। ठीक है, तो हमने सिंपली क्या लिखा था यहां पर, सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकाल ली थी इन डायगोनल AC, AC डैश माइनस AC अपॉन AC। ओके, उसके बाद हमने 3 राइट एंगल ट्रायंगल यूज किए, 2 में हमने cos 45 लगाया, एक में हमने tan फाई लगाया फाइनली, और हमने G इज इक्वल टू टाउ अपॉन फाई वाला रिलेशन यूज किया। तो हमको मिल गया यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन डायगोनल AC, जो कि आ रहा है कितना, टाउ अपॉन 2G आ रहा है। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। राइट, अब आगे हम क्या लिखेंगे, अब AC में जो हमने स्ट्रेन निकाली है हम दूसरे तरीके से ये भी लिख सकते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं, द स्ट्रेन लिख देता हूं यहां पर, द स्ट्रेन इन डायगोनल AC, इन डायगोनल AC डायगोनल में स्ट्रेन को जो है ऐसे भी लिखा जा सकता है, इज ऑल्सो रिटन बाय, इज ऑल्सो रिटन बाय। ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है। क्या होगा, इक्वल टू द स्ट्रेन ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस, स्ट्रेन, समझाता हूं अभी आपको, पहले लिख देता हूं, स्ट्रेन ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस इन AC माइनस
स्ट्रेन ड्यू टू compressive stress due to compressive stress in BD। अब समझो जरा, आपने क्या करा, यहां पे मैंने बताया था स्टार्टिंग में आपको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान समझना, यहां पे बहुत ध्यान समझने की जरूरत है। देखो, जैसे ही आपने एक ब्लॉक कंसिडर किया, एक क्यूबिकल एलिमेंट कंसिडर किया ए बी सी डी, आपने निचले वाले फेस को फिक्स कर दिया ए बी को, तो ओरिजिनल डायगोनल कितना था इसका AC, दूसरा डायगोनल कितना था BD। ध्यान से देखो डायग्राम को, जैसे आपने इसके ऊपर एक टेंजेंशियल फोर्स लगाया F, तो ये डिस्टॉर्ट हो गया ब्लॉक, और फाइनल डायगोनल कितना हो गया AC डैश, और दूसरे वाला कितना हो गया BD डैश। ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो AC वाला जो डायगोनल था उसकी लेंथ बढ़ गई है, और जो BD वाला डायगोनल था उसकी लेंथ घट गई है। लेंथ कब इंक्रीज होती है, इलोंगेशन कब होता है, जब उसके ऊपर टेंसाइल फोर्स लगते हैं, और कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, जब उसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगते हैं, यानी कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ध्यान समझना, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डायगोनल AC है इसकी लेंथ इंक्रीज हुई है, क्योंकि इसमें जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हुई होंगी वो टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस हुई होंगी। कौन सी स्ट्रेस प्रोड्यूस होंगी, टेंसाइल। तो मैं इसको ऐसे दिखा देता हूं, टेंसाइल। इसको मैंने बोला कि सिग्मा 1 मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, इसके अंदर जो टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस हुई है सिग्मा 1। अब जो BD डायगोनल है इसकी लेंथ डिक्रीज हुई है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। क्यों कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि इसके अंदर कौन सी स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो मैं इसको अंदर की तरफ दिखा देता हूं, कंप्रेसिव स्ट्रेस लाइक दिस, है ना, ये अंदर की तरफ दिखा देता हूं कंप्रेसिव स्ट्रेस को, इसको लिख देता हूं सिग्मा 2। क्या लिख देता हूं इसको, सिग्मा 2। अब सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी होगी, ये ध्यान समझो रहा, सिग्मा 1 की वैल्यू होगी बच्चों टाउ के बराबर, और सिग्मा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो माइनस टाउ के बराबर हो जाएगी। ये पॉइंट आप याद कर लीजिए, क्योंकि एक्चुअली जब हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस पढ़ते हैं, कंपाउंड स्ट्रेस पढ़ते हैं, तब जाकर के हमको ये चीजें समझ में आती है कि भाई प्योर शेयर के केस में क्या होता है, जो नॉर्मल स्ट्रेस होती है वो शेयर स्ट्रेस के बराबर होती है, मोहर सर्किल की जो रेडियस है वो टाउ के बराबर होती है। ठीक है, तो सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टाउ, और सिग्मा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के टाउ। अब आते हैं वापस, अब देखो जरा, यहां पर हम बात कर रहे हैं क्या कि स्ट्रेन कितना होगा AC में, तो हम किसकी वजह से होगा कि भाई सिग्मा 1 की वजह से भी होगा और सिग्मा 2 की वजह से भी होगा। तो सिग्मा 1 की वजह से क्या हो रहा है, लेंथ बढ़ रही है तो प्लस टाउ है, और सिग्मा 2 की वजह से लेंथ घट रही है, इसलिए माइनस के टाउ लिखा हमने यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जैसे कि पहले वाले डेरिवेशन में किया था, तो सिग्मा 1 अपॉन E हो जाएगा, क्योंकि हम डायगोनल AC की बात कर रहे हैं। तो जब AC की बात कर रहे हैं हम, तो AC की डायरेक्शन में क्या होगा, सिग्मा 1 अपॉन E, और माइनस किसकी वजह से, कंप्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा 2 की वजह से कितना हो जाएगा, म्यू हो जाएगा, म्यू सिग्मा 2 अपॉन E। ये कॉन्सेप्ट हमने पहले भी यूज किया था अभी पहले वाले डेरिवेशन में। भाई जैसा हमने लिखा था ना, सिग्मा x डायरेक्शन कितना लगेगा, सिग्मा x अपॉन E माइनस के म्यू, सिग्मा y अपॉन E माइनस के म्यू, सिग्मा z अपॉन E, क्योंकि y और z क्या थे, x के लिए लेटरल थे। तो यहाँ पर जो AC है, यहाँ पर देखो मान लीजिए ये हो गया AC, ये क्या हो गया आपका, इसके परपेंडिकुलर BD। AC और BD क्या है, परपेंडिकुलर हैं, बोलो यस और नो। AC और BD क्या है, यहाँ पर परपेंडिकुलर हैं, यानी कि लेटरल हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर म्यू के साथ ये आएगा। वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम, सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी है, टाउ अपॉन E माइनस म्यू, सिग्मा 2 की वैल्यू कितनी है, माइनस के टाउ, और E पहले से ही है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा टाउ अपॉन E प्लस म्यू इंटू टाउ अपॉन E, राइट। तो यहाँ से टाउ अपॉन E क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और ये अंदर बचेगा 1 प्लस के म्यू। तो ये भी क्या आ गई बच्चे, स्ट्रेन आ गई, ये भी क्या आ गई, स्ट्रेन आ गई इन डायगोनल AC। मान लीजिए इक्वेशन नंबर ये 2 है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हमने यहाँ पर देखा कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितनी आई थी, टाउ अपॉन 2G आई थी AC डायगोनल में। ये भी क्या है, AC डायगोनल में स्ट्रेन है कितनी है, टाउ अपॉन E है, टाउ अपॉन E 1 प्लस म्यू है। तो इक्वेशन 1 और 2 को बराबर कर दीजिए, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दोनों को बराबर कर दीजिए। तो इक्वेशन 1 और 2 को, तो क्या थी इक्वेशन नंबर 1, टाउ अपॉन 2G, टाउ अपॉन 2G इज इक्वल टू, ये कितना है, टाउ अपॉन E इंटू 1 प्लस म्यू। तो यहाँ से क्या होगा, आपका जो टाउ है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपको यहाँ से रिजल्ट मिल जाएंगे, E इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ G 1 प्लस म्यू। यही क्या करना था आपको, प्रूफ करना था, यही क्या करना था आपको बच्चे, प्रूफ करना था। इससे पहले जो आपने डेरिवेशन ड्राइव किया था वो था E इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ K 1 माइनस के 2 म्यू। तो ये दो डेरिवेशन आप लोग ड्राइव कर चुके हो। अब तीसरा डेरिवेशन कौन सा आता है, E इज इक्वल टू 9 के G अपॉन 3 K प्लस G।
देखो क्वेश्चन जो है किस तरह से पूछेगा आपसे, या तो वो डेरिवेशन ड्राइव कराएगा आपसे ई, जी और म्यू में, या फिर दूसरा डेरिवेशन ड्राइव करा सकता है आपसे ई इज इक्वल ई ई के और म्यू में, या फिर तीसरा डेरिवेशन आपसे ड्राइव करा सकता है जिसमें म्यू नहीं आएगा, जिसमें ई के और जी आएगा। तो करना है कि आपको यहां से इस इक्वेशन से आपने क्या करना है, म्यू की वैल्यू निकाल लेनी है इन टर्म्स ऑफ ई एंड के। ई और के टर्म्स में जब म्यू की वैल्यू आएगी तो आप इस इक्वेशन में रख देंगे, तो आपको ये थर्ड वाला रिलेशन है ये आपको मिल जाएगा। या फिर ये कर सकते हैं आपकी जो पहले वाली इक्वेशन है इसमें से आप क्या करें, म्यू की वैल्यू लिख लें इन टर्म्स ऑफ ई और जी। यहां से म्यू की वैल्यू किस में आएगी, जी और ई की टर्म्स में आएगी, और इस म्यू की वैल्यू आप इस इक्वेशन में रख देंगे यहाँ पे, तो म्यू यहां से एलिमिनेट हो जाएगा, म्यू यहां से रिमूव हो जाएगा और आपको फाइनल डेरिवेशन मिल जाएगा ये वाला। तो ये 3 डेरिवेशन आपके यहाँ पर तैयार हो चुके हैं, कोई एक डेरिवेशन आने की यहाँ से प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो जब आपसे ये थर्ड वाला डेरिवेशन कराएगा 9kg/3k + g वाला, तो आप ये 2 डेरिवेशन ड्राइव करके इन दोनों इक्वेशन का यूज करके थर्ड डेरिवेशन ड्राइव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट डेरिवेशन है आपका रिलेशनशिप बिटवीन लोड इंटेंसिटी W, shear force F एंड बेंडिंग मोमेंट M। फाइनल रिजल्ट्स क्या आता है यहाँ से, W इज इक्वल टू -k dF/dx, एक रिलेशन आपको ये बताना होता है ड्राइव करके यहाँ पे, और दूसरा आता है यहाँ पर F इज इक्वल टू dm/dx। ठीक है, तो ये डेरिवेशन छोटा सा डेरिवेशन है, ये हमको ड्राइव करना है। यहाँ पर W क्या है, लोड इंटेंसिटी, F shear फोर्स है, और M है यहाँ पर क्या, बेंडिंग मोमेंट। तो इसके लिए हमने क्या करना है, एक बीम कंसिडर करनी है। लेट अस कंसिडर अ सिंपल सपोर्टेड बीम। एक सिंपल सपोर्टेड बीम इस तरह से आप यहां पर कंसिडर कर लेंगे। सिंपल सपोर्टेड बीम है, मान लीजिए ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है यहां पर B, और मान लीजिए यहां पर एक जनरल लोडिंग लगी हुई है। सिंपल सपोर्टेड बीम इज सब्जेक्टेड टू जनरल लोडिंग, और इस जनरल लोड की जो लोड की इंटेंसिटी है दैट इज W Nm/m, ऐसा हमने मान लिया। नाउ क्योंकि ये सिंपल सपोर्टेड बीम है, तो यहाँ पर 2 सपोर्ट्स रहेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक रिएक्शन आएगी RA, तो यहाँ पर हम शो कर सकते हैं RA, और यहाँ पर भी एक रिएक्शन आ जाएगी क्या, RB। ठीक है, क्या आ जाएगी यहाँ पर दूसरी रिएक्शन RB। इसके बाद क्या करना है आपको, यहां पर देखिए जो पॉइंट A है, जो सपोर्ट A है, यहां से x डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर बच्चे, x डिस्टेंस पर, पॉइंट A से, सपोर्ट A से x डिस्टेंस पर हमने क्या करा, एक एलिमेंट बीम का यहां पर कंसिडर कर लिया। ठीक है, एक एलिमेंट हमने यहां पर कंसिडर कर लिया लाइक दिस, और इसकी जो थिकनेस हमने ली है दैट इज dx जो है इसकी थिकनेस है, एंड dx इज वेरी वेरी स्मॉल, dx की वैल्यू बहुत ही कम है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है बहुत पास पास में है, तो हम इसको एज ए रेक्टेंगल ट्रीट कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जो पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया C, ये हो गया आपका पॉइंट D। भाई ये पॉइंट A हो गया था, ये पॉइंट B हो गया आपका, ये पॉइंट हमने मान लिया C और ये पॉइंट हमने मान लिया D, और C और D के बीच की जो डिस्टेंस हमने मान रखी है वो है dx, जो कि बहुत ही कम है। तो हम इसको जूम करके अगर डायग्राम को बनाएं, इस एलिमेंट को, बीम के इस एलिमेंट को हम अगर बाहर निकाल करके जूम करके बनाएं, तो कुछ इस तरह से आप देख पाएंगे इसको। फॉर द पर्पज ऑफ एनालिसिस हम यहाँ पर इसको बाहर निकाल करके जूम करके बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये लोड है, इसको हमने रेक्टेंगल से दिखाया है। क्यों दिखाया इसको रेक्टेंगल से, जैसे कि मैंने बताया ये जो पॉइंट है, दोनों पॉइंट्स बहुत ही पास पास में हैं, तो एज ए रेक्टेंगल हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एक रेक्टेंगल, यहाँ पर ये यूडीएल लगा हुआ है। इस पॉइंट को हमने C बोला था और इस पॉइंट को D बोला था, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी वो है dx। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, dx है, और dx बहुत छोटी सी है, ये तो समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाया डायग्राम। इसकी लोड की इंटेंसिटी कितनी आपने मान रखी है, दैट इज W Nm/m। अब आप सभी जानते हैं, आप लोग सभी जानते हैं कि भाई हमने यूनिट 1 में आपको पढ़ाया हुआ है कि नहीं, टाइप्स ऑफ लोड, यूडीएल, यूवीएल, पॉइंट लोड और मोमेंट, ये सब चीजें बताई हुई हैं। तो थोड़ा सा बेसिक्स हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो जब इसकी लोड की इंटेंसिटी W है और इसकी डिस्टेंस dx है, और हम इसको यूडीएल की तरह, रेक्टेंगल की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो इसका टोटल लोड निकाल सकते हैं क्या हम लोग। तो टोटल लोड कितना आ जाएगा इसका, तो टोटल लोड आ जाएगा, टोटल लोड इसका आ जाएगा W into dx, ये आता है ना W into dx। अब ये जो टोटल लोड आपने निकाल लिया W into dx न्यूटन में आ जाएगा, तो ये एक्ट कहां पर करता है, इसके मिड में। भाई यूडीएल जहां तक लगा हुआ है उसका मिड हम देख लेते हैं, सेंट्रोइड इसका। तो मान लीजिए ये सेंट्रोइड है, तो ये इसकी लोड की इंटेंसिटी कितनी है, W into dx है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चे, D पॉइंट से भी कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, दिस इज dx/2,
और सी पॉइंट से भी इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, dx/2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, राइट। और हमको क्या इसमें दिखाना है, देखो यहां पर आप देखिए जरा, ये जो हमने एलिमेंट कंसिडर किया है पॉइंट ए से x डिस्टेंस पर किया है, dx थिकनेस का। तो x डिस्टेंस के बाद मान लीजिए यहां पर जो शेयर फोर्स लगा हुआ है, मैं इसको दिखा देता हूं, यस कितना है, दिस इज f। x डिस्टेंस के बाद फोर्स कितना है, अपवर्ड डायरेक्शन में f है, तो dx डिस्टेंस के बाद कितना हो जाएगा, f प्लस df हो जाएगा। और डायरेक्शन का ध्यान रखना, ये हो जाएगी डायरेक्शन इसकी डाउनवर्ड, क्योंकि भाई जब एक फोर्स लेफ्ट में ऊपर की तरफ लग रहा है f, तो राइट में क्या लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, तभी तो ये बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में रह पाएगी। और इसी तरह से मान लीजिए क्योंकि हम जनरल केस की बात कर रहे हैं, जनरल लोडिंग यहां पर हमने मान रखी थी, तो यहां पर हमने शेयर फोर्स मान लिया F लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ F प्लस DF नीचे की तरफ। अब यहां पर मोमेंट भी होगा, x डिस्टेंस के बाद कितना मोमेंट हमने मान लिया, क्लॉकवाइज मान लिया हमने कितना, m, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, और मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका, m प्लस dm, ठीक है, m प्लस dm। तो हमने ये चीजें जनरली हमने कंसिडर कर ली है। अब हमको इसको फर्दर एनालिसिस करना है। हमारे पास 3 इक्वेशंस होती हैं इसको एनालिसिस करने के लिए। पहली समेशन fx इक्वल टू 0, कि भाई एल्जेब्रिक सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जितने भी होते हैं उनका समेशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। दूसरी इक्वेशन होती है समेशन fy इक्वल टू 0, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस हैं उनका एल्जेब्रिक सम 0 होना चाहिए। और किसी भी पॉइंट के अबाउट क्या होना चाहिए, मोमेंट का एल्जेब्रिक सम 0 होना चाहिए। ये 3 इक्वेशंस होती हैं हमारी स्टैटिक इक्वेशन, इनका हम फर्दर यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो तो है नहीं यहाँ पर, तो ये हमारे काम की इक्वेशन नहीं है। तो हमारे काम की ये 2 इक्वेशन है, इन 2 इक्वेशन का हम यूज करेंगे और अपना जो डेरिवेशन है उसको हम इजीली ड्राइव कर सकते हैं। तो पहले मैं इक्वेशन यूज करूंगा समेशन fy इक्वल टू 0, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में जितने भी फोर्स हैं उनका एल्जेब्रिक सम क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर कितने फोर्स हैं। दूसरा हम यूज करेंगे यहाँ पर साइन, कि भाई अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स होगा उसको लिखेंगे प्लस, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगे फोर्स उसको लिखेंगे क्या, माइनस, और इनका एल्जेब्रिक सम 0 के बराबर होना चाहिए। तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा हुआ है यहाँ पर देखो F, तो ये हो जाएगा प्लस। उसके बाद ये जो F प्लस DF है फोर्स, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा माइनस, माइनस के F प्लस DF। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कोई फोर्स बचा है वर्टिकल, हाँ जी एक फोर्स और ये बच गया है W इंटू DX। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा माइनस के W इंटू DX, और क्या हो जाना चाहिए, इनका सम 0 हो जाना चाहिए। तो यहां से इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, तो F से F क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा माइनस के DF माइनस के W इंटू DX इज इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका W इज इक्वल टू माइनस के DF ओवर DX। यही तो आपको क्या करना था, ड्राइव करना था। यहाँ पर W क्या होता है, दिस इज लोड इंटेंसिटी। W क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो लोड इंटेंसिटी, ठीक है। और यहाँ पर जो DF ओवर DX होता है इसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम, स्लोप ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम, यानी कि SFD। इतना काम हो गया, हमने समेशन fy इक्वल टू 0 किया, यूज किया इक्वेशन को, ये हमारे पास रिलेशन आ गया। दूसरा हम क्या करेंगे, जो पॉइंट C है ना बच्चे, जो पॉइंट C है इसके अबाउट मोमेंट लिखेंगे। पॉइंट C के अबाउट क्या लिखने वाले हैं, मोमेंट लिखने वाले हैं, तो हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा, है ना। एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट C मस्ट बी इक्वल टू 0। देखो कितने मोमेंट लगे हुए हैं, एक तो मोमेंट लगा हुआ है m, तो ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज जो मोमेंट होगा उसको हम लिखेंगे प्लस, और जो एंटी क्लॉकवाइज होगा उसको लिखेंगे हम माइनस। तो m जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस m। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है m प्लस dm, क्या लिखा हुआ है, m प्लस dm। ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो माइनस लिखेंगे, माइनस के m प्लस dm। इसके बाद ये तो हो गया मोमेंट। अब यहाँ पर देखिए जो फोर्स है बच्चे, ये F फोर्स लगा हुआ है, इसका भी तो मोमेंट आएगा पॉइंट C के अबाउट। तो पॉइंट C के अबाउट जब मोमेंट लिखोगे, तो मैंने आपको जो न्यूमेरिकल वीडियो आपको दी हुई है उसमें ये बेसिक समझाया हुआ है कि भाई जब ये फोर्स ऊपर की तरफ लगा हुआ है तो इसका लाइन ऑफ एक्शन से और जिस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट ले रहे हो उसकी डिस्टेंस कितनी है, वो डिस्टेंस है dx। पॉइंट C के अबाउट आपने मोमेंट लेना है, किसका लेना है, F का। तो F क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा इसको या एंटी क्लॉकवाइज, ये जो F है इस बीम को पॉइंट C के अबाउट क्या रोटेट करा रहा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज तो प्लस लिखेंगे, प्लस हो जाएगा F, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है F की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है पॉइंट C तक, dx, तो F इंटू dx। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर F प्लस df जो है
पॉइंट सी के अबाउट जब इसका मोमेंट लिखोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 0 है, तो इसका कोई मोमेंट नहीं आएगा। अब कोई और फोर्स बच गया, यस, W इंटू डी एक्स, ये फोर्स बचा हुआ है, इसका भी तो मोमेंट लिखना है। तो ये W इंटू डी एक्स तो नीचे की तरफ लगा हुआ है, तो जो पॉइंट सी के अबाउट कैसे घुमाएगा, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, है ना, ये तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है ना पॉइंट सी के अबाउट। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के W इंटू डी एक्स, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से पॉइंट सी तक W इंटू डी एक्स की, दैट इज dx/2। बोलो यस और नो। तो W इंटू डी एक्स इंटू dx/2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप मोमेंट लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस के W इंटू डी एक्स, तो हो गया लोड, और डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, dx/2। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि W इंटू डी एक्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वहां से पॉइंट सी तक जिस पॉइंट के अबाउट आपको मोमेंट लिखना है वो डिस्टेंस कितनी है, dx/2 है, ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से आप देखिए m से क्या हो जाएगा, m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां बचेगा माइनस के dm प्लस f इंटू dx, और ये हो जाएगा माइनस के w इंटू dx स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 0, क्योंकि जो dx की वैल्यू है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, dx की वैल्यू अगर बहुत छोटी सी है तो dx स्क्वायर तो बहुत ही छोटी सी वैल्यू हो जाएगी। If dx is very very small, then dx square will be very 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 small। तो हमने क्या कर देना है, इसको निग्लेक्ट कर देना है। तो हमको जो रिजल्ट मिलने वाला है वो मिलने वाला है f इज इक्वल टू dm ओवर dx। ठीक है, f क्या है यहाँ पर बच्चे, दिस इज shear force, दिस इज shear force है, और dm ओवर dx क्या होगा यहाँ पर, दिस इज स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये डेरिवेशन ड्राइव करना था। सिंपली आपको क्या करना था, एक सिंपल सपोर्टेड बीम कंसीडर करनी थी, एक जनरल लोड कंसीडर करना था आपको, इसका आप मैग्नीट्यूड ले सकते हैं W न्यूटन पर मीटर, और एक आपने यहाँ पर x डिस्टेंस पर पॉइंट ए से, सपोर्ट ए से x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का आपने एक बीम का एलिमेंट लिया, उसको जूम करके आपने बाहर निकाला। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये दो पॉइंट बहुत पास पास में थे, dx बहुत छोटी सी डिस्टेंस थी, बहुत ही तो अब इसको आप एज रेक्टेंगल ट्रीट कर सकते हैं, है ना। यूडीएल को आपने W इंटू डी एक्स से पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिया, टोटल लोड समेशन F बाई इक्वल टू 0, वर्टिकल फोर्सेस जितने भी थे उनका अलजेब्रिक सम फोर्स आपने 0 कर दिया, ऊपर की तरफ जो फोर्स थे अपवर्ड डायरेक्शन उनको प्लस लिया, डाउनवर्ड को आपने नेगेटिव लिया, तो हमको ये रिलेशन मिल गया W इज इक्वल टू DF ओवर DX। W लोड इंटेंसिटी है, DF ओवर DX स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम है, SFD का स्लोप होता है। उसके बाद आपने क्या करा, पॉइंट सी के अबाउट मोमेंट को 0 किया, अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट सी मस्ट बी इक्वल टू 0। आपने क्लॉकवाइज जो थे मोमेंट उनको प्लस लिया, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस लिया, और आपने सिंपलीफाई किया तो आपको ये रिलेशन मिल गया। तो यही रिलेशन आपको यहाँ पर ड्राइव करके बताने थे। तो इस तरह से हम लोग 4 डेरिवेशन ड्राइव कर चुके हैं, और मेरी आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि बीच बीच में आप वीडियो को पॉज करके खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए, डायग्राम्स बनाने की, डेरिवेशन को ड्राइव करने की ना, पूरा एक बार लिख करके आप खुद देख लीजिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए लास्ट डेरिवेशन भी ड्राइव करते हैं, दैट इज बर्नौली इक्वेशन, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है आपकी बर्नौली इक्वेशन, P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इक्वल टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। इन जनरल आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि P अपॉन रो जी प्लस V स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब क्या हुआ कि जो प्रेशर एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है, इन सब का जो सम है दैट मस्ट बी कांस्टेंट। मतलब एनर्जी कंजर्वेशन पर ये इक्वेशन बेस्ड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, तो आप सभी लोग जानते हो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इन तीनों एनर्जी में से अगर कोई एनर्जी डिक्रीज होगी तो कोई दूसरी एनर्जी इंक्रीज होगी, एक इंक्रीज होगी दूसरी डिक्रीज होगी, सभी तीनों एनर्जी का जो सम है वो क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा। तो 2 नंबर में अलग से आप केवल 2 नंबर में ये भी पूछ लेता है आपसे कि व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ बर्नौली इक्वेशन, तो आप ये अजम्पशंस मैंने लिखे हुए 5 अजम्पशन याद कर लीजिए। 2 मार्क्स में केवल ये 5 अजम्पशन आप लिख देंगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। या कई बार 2 नंबर में आपसे ये इक्वेशन भी लिखवा सकता है, खाली राइट डाउन द बर्नौली इक्वेशन, तो आप बर्नौली इक्वेशन लिख दीजिए सिंपली। 10 नंबर में क्या करना पड़ेगा, आपको डेरिवेशन ड्राइव करना पड़ेगा और साथ में उसके अजम्पशंस भी लिखने होते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से एजम्पशंस हैं। पहला एजम्पशन है कि जो फ्लो है दैट मस्ट बी स्टडी। फ्लो कैसा होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए स्टडी। स्टडी फ्लो होने का मतलब है कि फ्लूइड की प्रॉपर्टीज टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होनी चाहिए। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड
शुड नॉट चेंज, डू नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। दूसरा है कि जो फ्लो है वो कैसा होना चाहिए, इरोटेशनल फ्लो होना चाहिए। इरोटेशनल का मतलब है कि जो फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं वो लीनियर मोशन में होने चाहिए, वो रोटेट नहीं करने चाहिए। इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए फ्लूइड। इनकम्प्रेसिबल का मतलब है कि जो डेंसिटी है फ्लूइड की वो क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। ये भी हम एजम्पशन यूज करते हैं बर्नौली इक्वेशन में, याद रखना, दैट इज इंपॉर्टेंट। फ्लूइड कैसा होना चाहिए, नेक्स्ट वन इज फ्लूइड होना चाहिए आपका नॉन विस्कस, यानी कि आइडियल फ्लूइड होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि इसकी जो विस्कोसिटी है, डायनामिक विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए, इसकी जीरो होनी चाहिए। मतलब उसकी जो शियर स्ट्रेस है वो जीरो होनी चाहिए। मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लूइड वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। उसी को बोलते हैं हम आइडियल फ्लूइड, यानी कि नॉन विस्कस फ्लो। नेक्स्ट है कि जो फ्लो है ओनली फ्लो शुड बी अलोंग द स्ट्रीम लाइन। ठीक है, तो चलिए इसको ड्राइव करते हैं। इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हम यूलर्स इक्वेशन का यूज करते हैं। ठीक है, यूलर्स इक्वेशन में क्या होता है आपका, यहाँ पर हम दो फोर्स कंसिडर करते हैं, बाकी फोर्सेस को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं, एक तो प्रेशर फोर्स होता है, दूसरा होता है यहाँ पर Fg यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू ma। यहाँ पर कौन सा लॉ हमें अप्लाई कर रहे होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, F इज इक्वल टू ma, दैट इज व्हाट, न्यूटन्स सेकंड लॉ। तो यहाँ पर हम न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं और यूलर्स इक्वेशन का यूज करते हैं बर्नौली इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए। बर्नौली इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हम इस यूलर्स इक्वेशन का यूज करेंगे, राइट। चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने क्या करना है, एक फ्लूइड एलिमेंट कंसिडर करना है सिलेंड्रिकल शेप में, लाइक दिस। आपने क्या करना है, एक फ्लूइड एलिमेंट यहां पर आपने कंसिडर करना है, ओके, सिलेंड्रिकल शेप में। तो इस तरह से आप एक फ्लूइड एलिमेंट यहां पर कंसिडर कर लेंगे, है ना। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको बना सकते हैं डायग्राम को मेरे साथ, लाइक दिस। ठीक है, फ्लूइड का फ्लो हो रहा है वो अलोंग द स्ट्रीम लाइन होगा, ओके। मान लीजिए इस फ्लूइड एलिमेंट की जो लेंथ है दैट इज ds। ds इज द लेंथ ऑफ दिस फ्लूइड एलिमेंट। और यहां पर आप मान लीजिए एक डेटम है, एक रेफरेंस लाइन है यहां पे, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं यहां पे, डेटम रेफरेंस लाइन होगी, दिस वन, दिस इज डेटम। और ये मान लीजिए क्रॉस सेक्शन है 1 एंड दिस इज क्रॉस सेक्शन 2। क्रॉस सेक्शन 1 की जो डेटम से हाइट होगी उसको आप मान लीजिए Z1। दिस हाइट इज Z1, दिस हाइट इज Z1। और जो क्रॉस सेक्शन 2 है वहां से डेटम की जो हाइट होगी मान लीजिए कितनी है, दैट इज Z2। दिस डिस्टेंस इज, दिस हाइट इज Z2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। चलिए अब ये जो क्रॉस सेक्शन है इसका, इस फ्लूइड एलिमेंट का जो क्रॉस सेक्शन है उसको मान लीजिए आप DA। इस फ्लूइड एलिमेंट का जो क्रॉस सेक्शन है वो कितना मान लिया हमने, DA। ठीक है, तो ये भी DA होगा, ये भी कितना होगा, DA। DA इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस फ्लूइड एलिमेंट। अब हम क्या करेंगे, यूलर्स इक्वेशन यहां पर हम अप्लाई करेंगे और बर्नौली इक्वेशन को ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर आप देखिए यहां पर जो यूलर्स इक्वेशन है इसमें केवल दो ही फोर्स होते हैं। कौन कौन से, एक तो प्रेशर फोर्स होता है और दूसरा क्या होता है यहाँ पर, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो पहले बात कर लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो इस फ्लूइड एलिमेंट का मास कितना है, m है। और ये जो फ्लूइड एलिमेंट का मास m है बच्चों, ये इसके सेंट्रोइड से ही क्या होगा, सेंट्रोइड से ही पास होगा। तो मान लीजिए इसका सेंट्रोइड यहाँ पर है और यहां से कितना मास लगा हुआ है, मास हमेशा किधर लगता है, टुवर्ड्स वेट। इसकी वजह से क्या आएगा, मास की वजह से वेट आएगा। और आप सभी जानते हैं वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पर जो Fg था ग्रेविटेशनल फोर्स Fg की वैल्यू आपको मिल गई, कितनी हो गई, Fg की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg। बोलो यस और नो, वेट क्योंकि हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। और मान लीजिए ये जो एंगल है यहाँ पर स्ट्रीम लाइन से जो एंगल बना रहा है, दिस एंगल इज थीटा। Fg कितना एंगल बना रहा है स्ट्रीम लाइन से, दैट इज थीटा। कितना हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, mg। अब बात करेंगे यहाँ पर हम किसकी, यहाँ पर हम बात करेंगे प्रेशर फोर्स की। तो बताना जरा मुझे प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो बताओ जरा यहाँ से फोर्स कितना आ जाएगा, क्या ये आ जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। बोलो यस और नो, प्रेशर इनटू एरिया। तो फोर्स कितना होता है बच्चों, प्रेशर फोर्स कितना होता है, प्रेशर इनटू एरिया होता है, राइट। चलिए अब आप मुझे बताओ जरा, इस पॉइंट पर जो क्रॉस सेक्शन 1 है, इस पॉइंट पर कितना प्रेशर फोर्स लगेगा।
पहली बात तो याद रखना, जो प्रेशर होता है वो हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होता है और हमेशा टुवर्ड्स द सरफेस लगता है। तो इस वाले सरफेस पे जो प्रेशर लगेगा वो कितना लगेगा, यहां से यहां पर हाईलाइट कर रहा हूं, यहां पर कितना प्रेशर फोर्स लगेगा बच्चों, बताना जरा। यहां पर कितना प्रेशर फोर्स लगेगा, फोर्स कितना होता है, प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर कितना है यहाँ पर, P है, और प्रेशर कितना है यहाँ पर बच्चों, P प्रेशर है यहाँ पे। तो फोर्स कितना हो जाएगा, P इंटू एरिया। एरिया कितना है, DA है, तो P इंटू DA क्या हो गया, यहाँ पर प्रेशर फोर्स हो गया। इसी तरह से जो क्रॉस सेक्शन 2 है, यहाँ पर क्या लगेगा, कितना कितना फोर्स लगेगा, प्रेशर फोर्स। तो यहाँ का प्रेशर कितना है बच्चों, P प्लस DP तो हो गया प्रेशर, क्योंकि यहाँ का प्रेशर कितना था, 1 का P था। तो DS डिस्टेंस के बाद प्रेशर कितना होगा, P प्लस DP होगा। कितना होगा, P प्लस DP होगा। और एरिया कितना है यहाँ पर, DA है। तो बताओ जरा कितना हो जाएगा प्रेशर फोर्स, प्रेशर दैट इज P प्लस DP, और एरिया कितना है, DA है। तो ये भी टुवर्ड्स द सरफेस लगेगा। प्रेशर हमेशा टुवर्ड्स द सरफेस ही लगता है और हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होता है, ये बात आपको याद रखनी है। इतना काम आपका हो गया। बस ये जो प्रेशर आपके पास फोर्स आ गए, सारे फोर्स मिल गए आपको, प्रेशर फोर्स भी मिल गया आपको P इंटू DA, और यहाँ पर मिल गया P प्लस DP इंटू DA, और ग्रेविटेशनल फोर्स मिल गया आपको। तो यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट करनी है आपको, कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन वैल्यू पुट करनी है। अब फोर्स को रिजॉल्व करना है अलोंग द स्ट्रीम लाइन। ये जो मैंने बना रखी है ना स्ट्रीम लाइन, ये दोबारा से अगर मैं दिखाऊं आपको ब्लू कलर से, ये जो स्ट्रीम लाइन है ये वाली, इसके अलोंग आपको फोर्स को क्या करना है, रिजॉल्व करना होगा। इस लाइन के अलोंग आपको फोर्स को रिजॉल्व करना है। चलो, अब हमको प्रेशर फोर्स मिल चुके हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स मिल चुका है। अब इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करनी है। Fp मतलब प्रेशर फोर्स, Fc मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो पहले Fp यानी कि प्रेशर फोर्स को रखते हैं। तो पहला प्रेशर फोर्स तो यहाँ पर P इंटू DA है, और ध्यान रखना इधर की तरफ जो फोर्स लेंगे हम लिखेंगे पॉजिटिव, और इधर की तरफ जो फोर्स लिखेंगे उनको लिखेंगे हम नेगेटिव। तो P इंटू DA तो इस तरफ है तो लिखेंगे प्लस, तो P इंटू DA हो गया प्रेशर फोर्स ये वाला। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रेशर फोर्स लगा हुआ है P प्लस DP इंटू DA, और ये इस तरफ है तो लिखेंगे माइनस, माइनस के P प्लस DP इंटू DA। तो ये तो वैल्यू हमने लिख दी किसकी, प्रेशर फोर्स की। ये तो हो गए हमारे प्रेशर फोर्स। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कहां पर है, mg, जो कि नीचे की तरफ लगा हुआ है। अब हमको जो फोर्स लेने हैं वो तो अलोंग द स्ट्रीम लाइन लेने हैं। तो ब्लू कलर की लाइन से मैं दिखा रहा हूं आपको, ब्लू कलर से दिखा रहा हूं कि भाई हमको तो जो इसका mj कंपोनेंट चाहिए वो अलोंग द स्ट्रीम लाइन चाहिए। यहां पर आप ब्लू कलर से देखिए, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये mg है, और ये एंगल कितना है बच्चे, थीटा है। तो ये हो जाएगा mg cos थीटा। कितना हो जाएगा, mg cos थीटा। अब ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, mg sin थीटा, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमको कौन सा फोर्स लेना है, हमको अलोंग द स्ट्रीम लाइन लेना है, mg cos थीटा। और ये किस तरफ है, ये इस तरफ है, तो माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे, तो माइनस के mg cos थीटा, माइनस के mg cos थीटा, जो कि हमने F की वैल्यू रख दी है यहाँ पर, इस Fg की, ठीक है। Fg की वैल्यू, ग्रेविटेशनल फोर्स की कितनी वैल्यू हो गई अलोंग द स्ट्रीम लाइन, mg cos थीटा इक्वल टू कितना है, ma। यहां से हमने ma की वैल्यू लिख दी। इस ब्रैकेट को जरा ओपन कर लीजिए, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, मैं नीचे लिख देता हूं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा PDA माइनस PDA माइनस DPDA माइनस mg cos थीटा इक्वल टू m इंटू a। जरा इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो यहां से आप देखेंगे जो PDA है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बची है माइनस के DPDA माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू ma, है ना। इलियट्स इक्वेशन अप्लाई करी, प्रेशर फोर्स की वैल्यू रखी डायग्राम की हेल्प से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू रखी डायग्राम की हेल्प से, तो और इसको सिंप्लीफाई करके हमको ये इक्वेशन मिल गई है, ठीक है। तो यही काम करना था इसमें, ये इंपॉर्टेंट काम था। बाकी तो अब आपको थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है, बेसिक प्रॉपर्टीज यूज करनी है, और आपका काम बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर आप देखिए मास लिखा हुआ है यहाँ पर m क्या है, यहाँ पर फ्लूइड का मास है, और ये क्या है, यहाँ पर टोटल एक्सेलरेशन है। चलिए, तो सबसे पहले जरा आप मुझे बताओ मास कितना होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास। मास होता है आपका रो इंटू वी, यस और नो, पढ़ रखा है ना आपने, वेलोसिटी, डेंसिटी, वॉल्यूम और मास में क्या रिलेशन होता है, m होता है रो इंटू वी। और v क्या होता है बच्चों, v होता है यहाँ पर वॉल्यूम किसका, सिलिंड्रिकल, सिलेंडर का वॉल्यूम, यहाँ पर जो फ्लूइड एलिमेंट है वो सिलिंड्रिकल है, तो एरिया इंटू l। तो यहाँ पर एरिया कितना है बच्चों, एरिया कितना है, dA है यहाँ पर एरिया, और लेंथ कितनी है इस फ्लूइड एलिमेंट की, दैट इज ds, ds इसकी लेंथ है, तो dA इंटू ds क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम की वैल्यू रख दोगे आप dA इंटू ds, तो ये तो वैल्यू होगी किसकी बच्चों, मास की वैल्यू होगी
m की वैल्यू होगी। तो इस इक्वेशन में ऊपर यहाँ पर देखो मास लिखा हुआ है ना m, और यहाँ भी मास लिखा हुआ है m, तो इस m की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे, दैट इज रो इंटू डी इंटू डी एस। अब देखते हैं यहाँ पर a की कितनी वैल्यू होगी। ठीक है, तो a का आप सभी जानते हैं a क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि dv ओवर dt। और वेलोसिटी का भी आपको पता है v क्या होता है यहाँ पर, ds ओवर dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो a की वैल्यू है आपके पास dv ओवर dt, इसमें आप एक काम करो, ds से मल्टीप्लाई करो और dss को डिवाइड करो। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पर जो ds ओवर dt है, दिस इज ds ओवर dt, तो ds ओवर dt को हम क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, दैट इज v, और कितना बच गया यहाँ पर dv ओवर ds। तो a की वैल्यू कितनी होगी, v इंटू dv ओवर ds। तो यहाँ से a की वैल्यू v dv ओवर ds, और यहाँ से m की वैल्यू रो da ds की वैल्यू आप इस इक्वेशन में रख दीजिए। यहाँ पर m दो जगह है और a एक जगह है, तो यहाँ से ये वाली जो इक्वेशन है ये मिल जाएगी आपको। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, तो माइनस के dp da, ये ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस इज माइनस dp da माइनस m की वैल्यू कितनी रखोगे यहाँ पर, इस m की जगह रखोगे आप रो इंटू da इंटू ds। ठीक है, g cos थीटा ऑलरेडी यहाँ पर चल रहा है, g cos थीटा, उसके बाद इक्वल टू m की वैल्यू फिर से क्या रखोगे आप, रो इंटू da इंटू ds, और a की वैल्यू कितनी रख दोगे यहाँ पर, a की वैल्यू आप रखोगे v, यहाँ से v dv ओवर ds इंटू v dv ओवर ds। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए dA यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी dA है, और यहाँ पर भी dA है, तो इसको कॉमन लेकर के आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, ds, इस वाले ds से ये वाला ds जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी माइनस के dp माइनस रो इंटू ds, ये बच गया रो ds, और ये बच जाएगा आपका g cos थीटा इक्वल टू यहाँ पर बचा रो इंटू v dv। राइट, इसको थोड़ा सा आप रीअरेंज करके लिख सकते हैं, g को आप इधर लिख लीजिए और ds को इधर लिख लीजिए, तो रो इंटू जी ds cos थीटा। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए ये हाइट कितनी थी, मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ, लेट अस टेक, चलिए रेड कलर से लिखते हैं। ये हाइट कितनी थी यहाँ पर डेटम से क्रॉस सेक्शन वन की, Z1, ये हाइट कितनी थी, Z2। ओके, तो यहां से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर बना दूं इस तरह से, लाइक दिस, और यहां तक कि आप मुझे हाइट बता सकते हैं कितनी होगी, दिस हाइट इज Z2 माइनस Z1, बोलो यस और नो, Z2 माइनस Z1, और इसी को हम क्या लिख लेंगे, dz। Z2 माइनस Z1 को क्या लिखा हमने, dz। ये एंगल कितना था बच्चे, दिस एंगल वाज थीटा, ये एंगल था थीटा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। मैं इस, अब एक यहाँ पर आप देख पा रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, इस ट्रायंगल को, इस राइट एंगल ट्रायंगल को मैं यहाँ पर हाईलाइट करूंगा, उस ट्रायंगल पर आप फोकस कीजिएगा, दिस वन, दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। दिस एंगल, अगर ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। ठीक है, ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस ऑलरेडी आपको पता है कितनी है, ds है। राइट, तो इसमें आप cos थीटा लिख सकते हैं, cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा कितना हो जाएगा, तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है इसका इस ट्रायंगल में, दैट इज dz, तो cos थीटा इज इक्वल टू dz अपॉन हाइपोटेनियस कितना है इसका, ds, तो dz अपॉन ds, तो यहां से आप लिख सकते हैं dz इज इक्वल टू ds cos थीटा। मतलब क्या हुआ, भाई ds cos थीटा को आप dz के बराबर लिख सकते हो, ds cos थीटा को dz के बराबर लिख सकते हो। तो यहां पर आप देखेंगे ds cos थीटा था इस इक्वेशन में, तो आप इसको dz के बराबर लिखेंगे, तो माइनस के dp माइनस के रो इंटू जी इंटू dz इज इक्वल टू रो इंटू v dv। ये इक्वेशन आपके पास आ गई, कुछ नहीं किया आपने। ये हाइट थी Z1, ये Z2 थी, तो ये हो जाएगी Z2 माइनस Z1, जिसको हम dz लिख सकते हैं, और इसमें आपने cos थीटा लगाया, दैट इज
तो यहां से आपको ds cos थीटा की वैल्यू मिल गई कितनी, dz। अब क्या करें, इस पूरी इक्वेशन को आप रो से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। इस पूरी इक्वेशन को रो से डिवाइड कर दीजिए। पूरी इक्वेशन को आप रो से डिवाइड कर देंगे तो ये रो से रो कट जाएगा, यहाँ भी रो से रो कट जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास माइनस के dp अपॉन रो माइनस जी dz इक्वल टू v dv। अब इसको थोड़ा सा इसको एक साइड ले आइए, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी dp अपॉन रो प्लस v dv प्लस g dz इज इक्वल टू 0, है ना। ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को क्या करना है, आपने इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन को आप क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर जो डेंसिटी है, मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो एक एक एजम्पशन हमने लिया था कि जो फ्लूइड कैसा होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। इनकम्प्रेसिबल मतलब उसकी डेंसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो डेंसिटी को हम बाहर लिख सकते हैं यहाँ से, तो हम लिख सकते हैं 1/ρ dp प्लस v dv प्लस g को बाहर लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू भी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, dz इक्वल टू 0। जैसा आप लिख सकते हैं ना इसको 5dx है, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको 5 को आप इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं 5dx। उसी तरह से यहाँ पर हमने लिख लिया। अब इस इक्वेशन को आप इंटीग्रेट कर दीजिए। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे, प्रेशर को आप करेंगे P1 से P2 तक, वेलोसिटी को करेंगे आप V1 से V2 तक, और Z को आप करेंगे Z1 से Z2 तक, ठीक है। तो इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा आपका 1/ρ, और dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, और लिमिट कहां तक लगा देंगे इसकी, x1 से x2 तक जैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर हम P1 से P2 तक इसकी लिमिट लगाएंगे। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर dp का इंटीग्रेशन हो जाएगा p, और लिमिट लगा देंगे यहाँ पर आप P1 से P2 तक। इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा इसका v²/2, तो 1/2 बाहर लिख लेते हैं, और लिमिट लगा देंगे हम V1 से V2 तक, प्लस g, और ये dz कितना हो जाएगा z, लिमिट क्या हो जाएंगी Z1 से Z2 तक इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा, लिमिट पुट कर दीजिए, तो हो गया P2 माइनस P1 अपॉन रो प्लस ये कितना हो जाएगा v2² माइनस v1² अपॉन 2 प्लस g z2 माइनस z1 इक्वल टू 0। आप चाहें तो इस पूरी इक्वेशन को g से डिवाइड कर सकते हैं। पूरी इक्वेशन को आप क्या करें, g से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा आपका P2 माइनस P1 अपॉन रो जी प्लस v2² माइनस v1² अपॉन 2g प्लस इसका z कैंसिल आउट हो जाएगा। उससे पूरी इक्वेशन को आपने क्या करना है, g से डिवाइड करना है, तो ये रह जाएगा आपका यहाँ पर z2 माइनस z1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको 1 वाली टर्म्स को आप 1 और 2 वाली टर्म्स को आप सेपरेट कर लीजिए, तो ये फाइनल इक्वेशन आ जाएगी आपकी P1 अपॉन रो जी प्लस v1² अपॉन 2g प्लस z1 इक्वल टू P2 अपॉन रो जी प्लस v2² अपॉन 2g प्लस z2, ठीक है। तो ये हमारी बर्नौली इक्वेशन, इस तरह से हम लोग इसको इजीली ड्राइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूलर्स इक्वेशन। एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करा हमने इसमें, यूलर्स इक्वेशन यूज करी थी। सबसे पहले हमने यूलर्स इक्वेशन में केवल दो ही फोर्स होते हैं, प्रेशर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ये डायग्राम हमने बनाया था, इस डायग्राम की हेल्प से हमने प्रेशर फोर्स की वैल्यू, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू इसमें पुट कर दी। उसके बाद मास और डेंसिटी का रिलेशन आपको पता होता है, ए और बी का आपको पता होता है, और एक बार हमने राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पर कॉस थीटा लिखा। उसके बाद इसको बस ये स्टेप ज्यादा हो रहे हैं, है ना, सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम इसको, बाकी बहुत सिंपल है। तो ये हमारी बर्नौली इक्वेशन आ गई है, ठीक है। इसको हम इन जनरल ये भी लिख सकते हैं कि P अपॉन रो जी प्लस v² अपॉन 2g प्लस z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। मतलब P अपॉन रो जी क्या होता है, प्रेशर एनर्जी, v² अपॉन 2g होता है काइनेटिक एनर्जी, z होता है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ हेड होता है, इन टर्म्स ऑफ हेड। इन तीनों का सम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि कौन सी टर्म को हम क्या बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एक टर्म है P अपॉन रो जी, है ना, तो ये प्रेशर एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ हेड। और क्या बोलते हो आप इसको, P अपॉन रो जी को क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो यहाँ पर प्रेशर हेड या फिर स्टैटिक हेड। क्या बोलोगे इसको, प्रेशर हेड या फिर स्टैटिक हेड, ठीक है, प्रेशर हेड और स्टैटिक हेड, राइट। चलिए, v² अपॉन 2g जो टर्म है इसको आप क्या बोलते हो, v² अपॉन 2g को बोलते हो आप वेलोसिटी हेड। क्या बोलेंगे इसको हम, वेलोसिटी हेड, या क्या बोलेंगे इसको, और काइनेटिक हेड, काइनेटिक हेड, ठीक।
और जो थर्ड वाली टर्म है जेड, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर डेटम हेड या फिर पोटेंशियल हेड। क्या बोलेंगे? पोटेंशियल हेड या फिर बोलेंगे इसको हम डेटम हेड। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और पोटेंशियल हेड का जो सम है दैट मस्ट बी कांस्टेंट। मतलब तीनों एनर्जी का जो सम है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। उसके बाद अगर आपसे पूछ लेता है कि बताइए व्हाट आर दी एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली इक्वेशन। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, तो आप लिख सकते हैं पहला एप्लीकेशन होता है इसका वेंचुरी मीटर, है ना, वेंचुरी मीटर इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, यूनिट नंबर 4 में आपने पढ़ा होगा। और दूसरा होता है इसका ऑरिफिस मीटर, है ना, ऑरिफिस मीटर। और तीसरा एप्लीकेशन आप लिख सकते हैं पिटॉट ट्यूब, पिटॉट ट्यूब। ओके, दीज आर दी एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, वेंचुरी मीटर, ऑरिफिस मीटर से हम डिस्चार्ज को मेजर करते हैं, डिस्चार्ज को मेजर करा जाता है, और पिटॉट ट्यूब से वेलोसिटी को मेजर किया जाता है। तो इस तरह से ये 5 डेरिवेशंस मैंने आपको कराए इस वीडियो लेक्चर में। और जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, इन 5 डेरिवेशंस में से आपको 2 डेरिवेशंस एग्जाम में मिल सकते हैं। गारंटी नहीं होती है, लेकिन 2 डेरिवेशंस की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो 20 मार्क्स आपको इस वीडियो लेक्चर से मिल सकते हैं। चलिए, बाकी आप लोगों ने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, डेरिवेशंस की बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए। विश यू ऑल वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।